बैठ जाइए सर। अरे चालू है यार। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नीतीश कुमार जी का फोटो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे बिहार का करंट अफेयर्स और यह करंट अफेयर्स होगा दिसंबर 2021 का। वैसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग टॉप 10 पॉइंट्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाने की संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट पे अपने विचार जरूर बताइएगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, इसी बिल्डिंग के बारे में हमको पढ़ना है और ये नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये बिल्डिंग और किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं। ऊर्जा प्रक्षेत्र के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है नीतीश कुमार जी ने। जी हाँ, ऊर्जा क्षेत्र यानी कि एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ। तो 15 दिसंबर 2021 की घटना है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने BSPHCL कॉलोनी यानी कि बिहार का जो आपका बिजली का कंपनी है उससे जुड़ा हुआ ऊर्जा ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया है। ठीक है, सीधा सा बात है, ये इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। ऊर्जा एडिटोरियम का इन्होंने शिलान्यास किया है, जिसकी लागत कितनी है 3452.11 करोड़ रुपया। ठीक है, ये लागत आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और इसके साथ ही अन्य भी विभिन्न योजनाओं का इन्होंने उद्घाटन एवं शिलान्यास, तो उसके बारे में भी आपको देखना है। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत की जा रही है। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। स्मार्ट प्रीपेड मीटर क्या होता है, जैसा आपका मोबाइल का सिम है ना, उसमें क्या करते हैं आप, आपका मन किया तो जियो का सिम लगा लिया, मन किया तो एयरटेल का सिम लगा लिया मोबाइल में, और फिर जो भी आपको अच्छा प्लान दे रहा है उसी का सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की सर्विस आप ले रहे हैं। तो उसी तरह का आपके घर का बिजली का मीटर भी होगा, आपको सिम उसमें लगाना होगा। जिस भी कंपनी का आप सिम लगाना चाहे लगाइए और फिर उसको प्रीपेड कराइए, पैसा डालिए पहले से ही, और फिर जितना सर्विस जिस प्रकार से का वो दे रहा है उस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई सर्विस खराब दे रहा है तो फिर उसको बदल भी सकते हैं आप। तो ये हमारे पास एक नया विकल्प होगा हम जैसे कंज्यूमर्स के पास, और बिजली तो सबके घर में खपत होती, तो ये बड़ा ही अच्छा योजना है। मुख्यमंत्री ने 12,657 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की राज्यव्यापी योजना का कार्यान्वयन या फिर शुरुआत किया है। ठीक है, और ये आपका स्मार्ट प्रीपेड योजना का जो आपका बजट है वो भी देख लीजिए, 12,657 करोड़ रुपया, यह भी आपको याद रखना है। तो दो चीजें यहाँ पर याद रखने लायक हो गई। ठीक, नेक्स्ट है वितरण कंपनियों के अधीन कुल 325 करोड़ रुपए लागत के 48 विद्युत शक्ति उपकेंद्र का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है। तो टोटल 48 जितने भी विद्युत शक्ति उपकेंद्र हैं उनका उद्घाटन किया गया है। आपके आसपास भी कोई ना कोई उपकेंद्र जरूर होगा जहां से ट्रांसमिट होता है आपके यहाँ ट्रांसफार्मर में लाइन, और फिर ट्रांसफार्मर से आपके घर जाता है, तो आप समझ सकते हैं। 874 करोड़ रुपए की लागत से कुल 7 ग्रिड सब स्टेशन से वितरण प्रणाली तक ट्रांसमिशन लाइन तथा 817.35 करोड़ रुपए की लागत से, ये आपको याद रखना है, 817.35 करोड़ रुपए की लागत से बक्सर ताप विद्युत प्रतिष्ठान से विद्युत निकासी के लिए संचरण लाइन के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बक्सर ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा कुछ याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है, जहां जहां भी जरूरत होगा वहां मैं स्टार मार्क का खुद ही दे दूंगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने क्या कहा, 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में लगने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कहीं भी आपको मेंस में भी सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ कुछ भी सवाल आता है तो वहां पर इसका यूज आप कर सकते हैं। और ये कहां लगेगा, जमुई और बांका में लगेगा। ये VVI मान के चलिए कि सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगने वाला है, जमुई और बांका जिले में लगने वाला है, 100 करोड़ रुपया का। ठीक, 100 मेगावाट का, सॉरी 100 मेगावाट का। ठीक है, इसके अलावा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा यह संयंत्र लगाया जाएगा, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा लगाया जाएगा, सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा, और इस पर 1000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। नेक्स्ट है, देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। यह भी जो है VVI पॉइंट है, क्योंकि देश का पहला राज्य बन रहा है जहां पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा।
खास करके बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम है, सीडीपीओ वगैरह का जो एग्जाम होने वाला है उन सब में। अब तो ऑडिटर का भी रिजल्ट आ चुका है, तो आगे उसका भी जो मेंस होगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ष 2019 से बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना शुरू हो चुका है। विद्युत विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया है कि 5 चरणों में मार्च 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड लग जाएगा। ठीक है, तो विद्युत विभाग का लक्ष्य क्या है, कब तक हर घर में लगा देना है, 2025 तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और इसमें भी नीतीश कुमार जी जो हैं हमारे, वो उद्घाटन ही करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जमुई वालों को देंगे बड़ा तोहफा, मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। तो आप समझ सकते हैं कि जमुई में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है, अभी बिल्डिंग बनना शुरू हो गया है। उद्घाटन कब होगा देखेंगे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं। चलिए, स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, कार्यारंभ एवं शिलान्यास। ठीक है, तो कार्यारंभ का मतलब कार्य की शुरुआत, ठीक है, और शिलान्यास का मतलब जानते ही हैं, शिला का पत्थर रखा गया। 14 दिसंबर 2021 की यह घटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सभागार में 1919 करोड़ 95 लाख रुपया की लागत वाली 772 विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से, आजकल तो रिमोट वर्चुअल होता है, उसी से शिलान्यास और उद्घाटन और लोकार्पण जो भी कहिए वो सब कर दिया है। ठीक है, तो इसका लागत केवल आपको याद रखना है 1919 करोड़ और 95 लाख रुपए। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और कहां कहां हो रहा है, तो मुख्यमंत्री ने जमुई में भी लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। मतलब जमुई में जो मेडिकल कॉलेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पर शिलान्यास किया, तो जमुई में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संस्थान के परिसर में टेली मेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ कर निरीक्षण किया। यह भी आपको याद रखना है। ई संजीवनी क्या है, तो बिहार में टेली मेडिसिन स्टूडियो है। ठीक है, यह निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉफी टेबल बुक मीमांसा 2021 का भी विमोचन किया है। ठीक है, तो मीमांसा 2021 क्या है, यह भी आपको याद रखना है। बिहार से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, और नीतीश कुमार ने कॉफी टेबल बुक का नाम ये मीमांसा 2021 के नाम से हाल ही में रिलीज किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये 2-3 पॉइंट जो मैंने बताए वो याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं बिहार में मिलेगा स्मार्ट डोनर कार्ड। किसको मिलेगा, जो भी खून का दान करेगा, रक्त दान करेगा। तो आपको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, हालांकि मैंने नहीं किया है, बहुत दुबला पतला इंसान हूं, आप जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए, कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष सचिव, सह कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, अरविंदर सिंह, और ये बहुत सारे नाम हैं जिनको कि ये दिया गया है डोनर कार्ड। तो ये कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, स्मार्ट डोनर कार्ड कहां पर देना शुरू हुआ है रक्तदाताओं को, तो वो बिहार है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये सब नाम वाम जो है ना बेकार का है, ये सब याद नहीं रखना है। मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के डिजिटल ब्लड डोनर कार्ड रक्तदाता मुंगेर के पत्रकार त्रिपुरारी कुमार मिश्रा तथा सीतामढ़ी की चिकित्सक डॉक्टर प्रतिमा आनंद को वितरित किया। तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। पत्रकार जो हैं वो मुंगेर के भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका, त्रिपुरारी कुमार मिश्रा, और बहन जी कहाँ की हैं, सीतामढ़ी की चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रतिमा आनंद। ठीक, तो इनको जो है स्मार्ट ब्लड डोनर कार्ड वितरित किया गया। ठीक, यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैंपियन ऑफ चेंज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। नीति आयोग का कोई भी रिपोर्ट आता है वो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में दुमका झारखंड, मुजफ्फरपुर बिहार, औरंगाबाद बिहार, बांका बिहार और शेखपुरा बिहार, मतलब 5 टॉप जो है उसमें आपके 4 बिहार के हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है डेल्टा रैंकिंग में, और इसलिए आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नीति आयोग का लोगो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। 11 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इसमें बिहार के 4 जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश के 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार करने वाले जिलों में स्थान दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो, बिहार का होते हुए मुझे बहुत गर्व है कि 4 जिले जो हैं वो टॉप 5 में आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा सुधार कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सारे जिलों के नाम आप याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर बिहार, औरंगाबाद बिहार, बांका बिहार और शेखपुरा बिहार।
इन सब का लोकेशन जो है, यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हो तो बिहार के मैप पर इन सब जिलों का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के दुमका के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिलों की रैंकिंग देश में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर करते हुए इन जिलों को चैंपियन ऑफ चेंज घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन जिलों में से चैंपियन ऑफ चेंज में कौन कौन शामिल है, कौन नहीं है। ठीक है, और सारा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा ट्वीट कर, और ये जो ट्वीट करके सार्वजनिक रूप से ये दिया गया है, तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो है आपका 2021 के लिए आकांक्षित जिला घोषित किया गया है। किन जिलों को? ये जो 5 जिले हैं आपके, दुमका, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा को, ठीक है, इनको आकांक्षी जिला यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार का बात है तो बार बार नीतीश कुमार ध्यान में आ जाता है। वैसे हम वोट नहीं दिए थे, आप लोग दिए थे कि नहीं पता नहीं। चलिए देखिए, ये आपका पटना मेट्रो का काम चल रहा है। वैसे फोटो बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन पटना मेट्रो का काम चल रहा है। अभी जब ये बन जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा, अभी तो ऐसे ही कचरा दिखेगा। चलिए देखते हैं, पटना मेट्रो को 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज वैश्विक संस्थाएं देने वाली हैं। जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, जो बैंक वगैरह है या फिर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, वो सब मिला करके 8,000 करोड़ रुपया, सॉरी 800 में बोल दिया था, 8,000 करोड़ रुपया मिल रहा है भाई पटना को। बड़ा अच्छी बात है। तो अब लगता है कि काम तेजी से होगा। वैसे तो ठेकेदार सबको पैसा नहीं दे रहा है, हमको पता है। चलिए 10 दिसंबर 2021 को बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई कि कौन कौन सी संस्था है, ये आपको याद रखना है। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यानी कि यूरोपीय संघ जिसको कहा जाता है, जिसमें यूरोप के बहुत सारे देश शामिल हैं। ठीक है, और हाल ही में ये यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार मैं बता देता हूँ। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन फ्रांस जो है अभी यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बना है। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए, बताइए, मनीला में। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक, एशियाई विकास बैंक। और जापान सरकार की एजेंसी जो है वो जाइका, ठीक है, इन तीनों ने निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपया कर्ज देने को तैयार हो गई है। अब नीतीश कुमार जी हैं तैयार किए भाई, सेल्समैन तो अच्छे हैं, वो मुख्यमंत्री होना हो। पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13,365.77 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित किया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्कर लिख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा ही। ठीक, आगे इसमें 60% राशि मतलब 60% जो लोन है वो लोन से प्राप्त किया जाएगा। 60% जो होगा वो लोन से प्राप्त किया जाएगा, और इसके लिए यूरोपियन यूनियन, जाइका और एडीबी की शर्तों के आधार पर लोन लेने के लिए प्राथमिकता तय की जाएगी। ठीक है, कि किससे ज़्यादा लेना है, किससे कम लेना है, जैसा जिसका शर्त होगा उसके हिसाब से। अब देखते हैं पटना मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से होगा। तो दानापुर से प्रारंभ होकर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाता है। पटना यदि आते होंगे तो ये सारे जगह का नाम आपको पता होगा। दानापुर से शुरू होगा, दानापुर रेलवे स्टेशन जंक्शन आप जाते होंगे, हैदराबाद जाना होता है तो हम बराबर वहीं से जाते हैं। तो दानापुर से प्रारंभ होकर के पटना रेलवे जंक्शन होते हुए, स्टेशन होते हुए, और मीठापुर तक जाएगा। मीठापुर बस स्टैंड पहले हुआ करता था, अभी भी है शायद ना, तो देख लीजिएगा मीठापुर तक। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो पटना रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी यानी कि रेडियो, ठीक है, आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना का एकमात्र स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुम्हरार बाईपास होते हुए न्यू ISBT तक जाएगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये थोड़ा सा ध्यान में रूट मैप, ताकि आपको आगे भी आसानी हो। अब ये चीज जो है ये बेहतरीन आइटम और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक, इसमें मैं आपको डिटेल से थोड़ा बताऊंगा भी कि क्या क्या है। ये फोटो में आप देख रहे होंगे बहुत सारा, ये माइक पर अनाउंस कर रहा है, इधर बच्चा लोग है बहुत सारा, पूरा का पूरा परिवार है। तो आखिर ये है क्या, ये सब मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, और हम बिहारी हैं तो हम भी बहुत गरीब हैं, इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि पैसा आता रहे। ठीक, चलिए लाइक वगैरह भी करते रहिएगा, जितना लाइक करिएगा उतना पैसा आएगा मेरे पास, तो आपको और अच्छा से पढ़ाएंगे। चलिए
अब देखते हैं ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस के आधार पर आपकी गरीबी का आकलन किया जाता है कि कौन सा राज्य गरीब है, कौन सा राज्य अमीर है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह का जितना भी व्यवस्था होता है उसके आधार पर तय किया जाता है। तो बिहार जो है वो सबसे गरीब राज्य है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है, तो ये याद रखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, और बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। ठीक है, 49% अमीर है, लेकिन हम उसमें नहीं आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वहीं केरल जो है उसमें मात्र 0.71% है। ठीक है, तो केरल में सब लोग अमीर है, खाली यही जो है आपका 0.71%, वही थोड़ा सा गरीब है बेचारा, वो भी आगे हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम गरीब राज्य मतलब सबसे अमीर राज्य कौन है? केरल है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार की 51.88% जनसंख्या, जो कि देश में सबसे ज्यादा है, कुपोषण की शिकार है। भैया हम तो मोटे ताजे हैं, कुपोषण के शिकार नहीं है, आप अपना सोच लीजिए। कितना? 51.88% जनसंख्या वो कुपोषण की शिकार है, और सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहाँ हैं? बिहार में ही है, जो कि नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। और सबसे कम कुपोषित राज्य कौन है? तो सिक्किम है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो बिहार हमेशा नीचे से टॉप करता है, तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला याद रखिएगा कि सबसे कम कुपोषित कौन है? तो वो सिक्किम है, और सबसे कम गरीब कौन है? तो केरल है। ठीक, चलिए अब बहुआयामी सूचकांक में बिहार को 0.265 स्कोर दिया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना जरूरी। अब ग्रामीण क्षेत्रों का MPI स्कोर मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का स्कोर जो है वो 0.286 है, और शहरी क्षेत्रों का 0.117 है, मतलब शहरी क्षेत्र में और ज्यादा लोग गरीब हैं। ठीक, तो आपको याद रखना होगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, सॉरी बिहार के, हाँ यहाँ पर नंबर देखने में गलती हो गई, बिहार का जो गांव का लोग है वो ज्यादा गरीब है, शहर का लोग थोड़ा सा ठीक। ठीक, अब देख लेते हैं किशनगंज जो है वो सबसे गरीब जिला है, यह भी आपको याद रखना होगा। बिहार तो सबसे गरीब है ही, अब बिहार में भी सबसे गरीब कौन है? तो किशनगंज जिला है। ठीक है, वैसे भी आप बिहार देखते हैं तो बिहार तो वैसे चौकोर है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर बिहार है तो यहाँ पर किशनगंज जिला है। ठीक है, किशनगंज जिला जो है वो नेपाल से सटा हुआ है, बिहार के उत्तर पूर्वी कोना में है, पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है और नेपाल से भी सटा हुआ है। तो किशनगंज जिला की ये विशेषता है, आपको ध्यान में चाहिए। ठीक, चलिए किशनगंज सबसे ज्यादा गरीब है। ठीक, और उसके बाद अररिया है, मधेपुरा है, पूर्वी चंपारण है और सुपौल है। ठीक है, तो 3 गो जो जिला है वो पूरब साइड का है, और 2 गो जिला जो है वो पश्चिम साइड का है। ठीक है, वही नहीं, एक ही जिला पश्चिम साइड का है, ये पूर्वी चंपारण जो है वही केवल पश्चिम साइड का है, यहाँ पर है आपका। ठीक है, और बाकी सब जो है आपका सुपौल इस जगह पर है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। इसके बाद देखें तो अररिया जो है वो भी आपका यहाँ पर कहीं है। ठीक है, और सुपौल जो है, सहरसा, सुपौल तो दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। पटना जो है वो बिहार का सबसे कम गरीब जिला है। ठीक है, शहर है तो पटना जो है वो सबसे कम गरीब है, लेकिन गरीब वो भी है। ठीक, उसके बाद भोजपुर है, सिवान है, और फिर रोहतास है, और फिर मुंगेर है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है आपको बिहार के बारे में है और याद जरूर रखना है। ठीक, अब इधर चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं बाकी। नेशनल MPI डेवलप्ड इन लाइन विद ग्लोबल MPI। जो नेशनल MPI है, ये जो आपका है वो नेशनल MPI है जो नीति आयोग जारी करती है। ग्लोबल MPI भी जारी होता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी होता है। ठीक है, और यह जो है उसी के तर्ज पर यहाँ पर डाटा डाला गया है। ठीक है, अब इसमें जो डाटा डाला गया है वो 2015-16 यूज किया गया है। ठीक है, तो अब देख लीजिए डाटा पुराना है और अभी निकाला है, इसका मतलब है कि बिहार में बहुत सारा जो है सुधार भी हुआ होगा, हो सकता है कि बाद में भी आ सकता है। ठीक, तो 2021 में गरीब न हो बिहार, ऐसा संभव है, तो इस डाटा पर भरोसा करना ठीक नहीं है। चलिए, रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ 12 इंडिकेटर्स, ये भी आपको याद रखना होगा कि इसमें 12 संकेतकों के आधार पर, और जो कि 3 पैरामीटर्स पर बटे हैं, उनके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। विथ हेल्प ऑफ स्टेट्स कंप्लीट एंड इम्प्रूव अक्रॉस इंडिकेटर्स, मतलब अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर स्टेट्स ने कितना इंप्रूवमेंट किया है उसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है। और नीति आयोग कहता है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है तब से लेकर अब तक। नीति आयोग खुद कह रहा है कि 2015-16 का डाटा यूज किया गया है और तब से अब तक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब काफी हद तक सुधार हुआ है। तो ये डाटा जो है वो गलत भी हो सकता है।
अब देख लीजिए पुअरेस्ट स्टेट में आपका बिहार जो है वो टॉप पर 51.9%, झारखंड 42.1%। झारखंड छोटा भाई ही है तो बिहार का, है ना, अलग भैले झारखंड अब खाइया शकरकंद, हम लोग गाना सुना करते थे, आपको याद होगा। चलिए अब यूपी देखिए, बिहार झारखंड यूपी सब तो भाई है। यूपी में योगी जी हैं 37.7%। उसके बाद एमपी और फिर आता है मेघालय का स्थान। तो एकमात्र जो उत्तर पूर्वी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वो कौन है? मेघालय, और उसका स्कोर है 32.6। अब देख लेते हैं सबसे अमीर राज्य कौन कौन है। तो केरला जो है वो सबसे अमीर राज्य है, उसके बाद गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है और पंजाब है, ठीक है। और इसमें मात्र एक जगह गोवा में बीजेपी की सरकार है, बाकी हर जगह, और सिक्किम में भी है, सॉरी सिक्किम में भी है, और बाकी सब जगह जो है वो बीजेपी के अलावा विपक्ष की सरकार है। तो ध्यान में रखिएगा, वोट देते हैं समय समझे, मोदी जी को दीजिएगा, बाकी सरकार सबको मत दीजिएगा। चलिए यूटीएस फेयर बेटर, मतलब कि कहां पर आपका यूटीएस फेयर जो है वो अच्छा है। तो पुडुचेरी में सबसे अच्छा है, उसके बाद लक्षद्वीप। ये यूटीएस का मतलब यूटीज है, ठीक है, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में ये दिया गया। यूटीएस का फुल फॉर्म आप खोजने मत लगिएगा इंटरनेट पर, हम पहले बता देते हैं, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बोला गया है। और इसमें पुडुचेरी जो है वो टॉप पर है, सबसे कम गरीब है, उसके बाद लक्षद्वीप है, फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, फिर दिल्ली है और फिर चंडीगढ़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अमीर कौन है यूनियन टेरिटरी, तो वो है पुडुचेरी, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ज्यादा पॉइंट नहीं बचा हुआ है, 2-3 पॉइंट और है, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एसडीजी शहरी सूचकांक। एसडीजी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, मतलब सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। आप जानते आए हैं चैनल पर तो मैं आपको बता देता हूं, सतत विकास लक्ष्य क्या होता है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे खत्म करें कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे रह सके, और इसी को आधार मानते हुए तय किए गए हैं। टोटल 17 तय किए गए हैं, जिसमें गरीबी को करना, स्वास्थ्य देना, फिर आप लिंगानुपात को सही करना, है ना, मृत्यु दर को खत्म करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, जितना भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना, यह सब शामिल है। तो इस तरह से टोटल 17 है, ठीक। अब इसके तहत जो है एसडीजी शहरी सूचकांक कहने का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे शहर हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में कितना आगे है, उसके आधार पर यह रैंकिंग तय की जाती है, ठीक है। और नीति आयोग के द्वारा ही यह भी रैंकिंग तय की जाती है, और इसमें बिहार की राजधानी पटना को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना होगा, पूरे जो देश के शहर हैं उन सब में 52वां पटना को प्राप्त हुआ है। 52nd नंबर पर पटना आता है, और पटना को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया, मतलब परफॉर्म कर रहा है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक। तो यह याद रखना होगा। इस सूचकांक में पटना को कितना अंक मिला? तो 57.29 स्कोर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पटना है, ठीक है, यहाँ पर 57 लिखा हुआ है, ठीक। ये 57.29 है, तो इसको राउंड अप करके यहाँ पर 57 कर दिया गया है, ठीक है। और ये 52वां स्थान पर है। वैसे सबसे लोएस्ट जो बॉटम 5 है ना, उसमें पटना का स्थान है, इसीलिए इसको परफॉर्मर कहा गया है, बेस्ट परफॉर्मर नहीं कहा गया। अब इसमें देख लेते हैं टॉप 5 पर कौन है। टॉप 5 पर पहले स्थान पर शिमला है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, टॉप पर। मोदी जी जिंदाबाद। चलिए ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी 76 अंकों के साथ टॉप पर। उसके बाद है आपका कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ठीक है, तो स्टालिन है शायद, स्टालिन जिंदाबाद, 73 नंबर। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, यहाँ का मुख्यमंत्री बेकार है, वो विजयन है शायद, पिनराई विजयन, तो तिरुवनंतपुरम, ठीक है, लेफ्ट की सरकार है लेकिन अच्छा काम कर रही है और हमेशा से ही अच्छा करती है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ जानते ही होंगे आप, चंडीगढ़ आपका पंजाब का भी राजधानी, हरियाणा का भी राजधानी, अब किसके बारे में बोल रहा है पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कोच्चि, कोच्चि जो है वो केरला की में पड़ता है और 72 इसका अंक है। तो टॉप 5 पर कौन आ गया? शिमला, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़ और कोच्चि, ये याद रखना है। और बॉटम 5 में सबसे नीचे कौन है? तो धनबाद है। धनबाद झारखंड का बड़ा अच्छा शहर है यार, पता नहीं क्यों नीचे है, आई डोंट नो। ये झारखंड में है। उसके बाद आपका मेरठ है, उत्तर प्रदेश जानते ही हैं, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी असम की राजधानी और फिर पटना, ठीक। तो ये टॉप 5 बॉटम में आ गए, ठीक। चलिए अब इधर देख लेते हैं।
पटना का स्कोर हम लोगों ने देख लिया था 57.29, जबकि शिमला को कितना अंक मिला है 70.50 और ये टॉप पर है। ठीक, अब सूचकांक में शहरों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा श्रेणी? तो पहला है अचीवर श्रेणी, जो टॉप पर होंगे उनको अचीवर श्रेणी में रखा गया है। सॉरी, अचीवर श्रेणी में तो कोई आया ही नहीं, क्योंकि 100 अंक चाहिए उसके लिए, 100% नंबर चाहिए। टॉप कोई नहीं किया भाई यहाँ पर। ठीक, 10 CGPA किसी को नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट है फ्रंट रनर। फ्रंट रनर में 65 से 99 अंक, तो इसमें बहुत सारे आ गए हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मर। परफॉर्मर हो गया 50 से 64 अंक, तो इसमें पटना भी आ गया। और इसके नीचे जो है वो एस्पिरेंट 0 से 49 अंक। तो एस्पिरेंट में कौन कौन आया? कोई नहीं आया। एस्पिरेंट अच्छा नहीं, इसके नीचे भी कोई होगा तो आया होगा, बाकी एस्पिरेंट में तो किसी को रखा ही नहीं गया। सतत विकास लक्ष्य 1 की प्राप्ति के मामले में, मतलब SDG 1 क्या है? मैंने बताया कि टोटल 17 गोल है, तो SDG गोल नंबर 1 क्या है? ये है गरीबी को शून्य करना, मतलब पॉवर्टी को 0 करना, सबसे कम करना, समाप्त करना पॉवर्टी को। तो ये तो किसी ने नहीं किया। तो उस मामले में पटना को 45 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 49 बीच में जो आता है उसको क्या कहते हैं? एस्पिरेशनल कहते हैं। तो पटना इसमें एस्पिरेशनल कैटेगरी में है। जबकि SDG लक्ष्य 8 को प्राप्त करने के मामले में पटना ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अब 8 नंबर क्या है वो जरा देखना पड़ेगा, मुझे याद फिलहाल नहीं है। SDG 12 के बारे में देखें तो सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना, मतलब कि लगातार हमारा कंजम्पशन हो सके, इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो देते रहना। ठीक है, मतलब डिमांड को पूरा करते रहना। ठीक, डिमांड को पूरा करते रहने का क्या मतलब? जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करते रहना। तो उस मामले में जो है पटना ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 स्कोर प्राप्त किया है। भैया यहाँ पर पटना टॉप कर गया है, 100 नंबर मिला है, 10 CGPA, वेल डन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना पॉइंट कि NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण गया। मुख्यमंत्री केवल लोकार्पण कर रहे हैं, जिसे बिहार में चुनाव आने वाला है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ये हमारे सुशील मोदी जी दिख रहे हैं, शायद वही हैं, पता नहीं कौन है, उधर देख रहे हैं तो दिख नहीं रहा। चलिए आगे देख लेते हैं इस पॉइंट के बारे में। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा NTPC बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, NTPC का मतलब क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। आजकल तो कहीं पर भी इसी तरह का डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं और कोई भी फिल्म चला देते हैं, तो वही बात है। और मुख्यमंत्री के द्वारा NTPC बाढ़ के प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। आजकल पौधा रोपने पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अब इसमें जो है पहले से आपको जानना जरूरी है कि NTPC बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तहत 660 मेगावाट की 3 यूनिट की स्थापना करने का निर्णय ऊर्जा विभाग के द्वारा लिया गया है, जिसमें पहली यूनिट ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। तो टोटल कितना यूनिट लगाना है? 660 मेगावाट लगाना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 3 यूनिट टोटल होगा, जिसमें 660, तो एक यूनिट का 220 मेगावाट। ठीक, मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि दूसरी यूनिट से उत्पादन वर्ष 2022 तक तथा तीसरी यूनिट से उत्पादन 2023 तक शुरू कर दिया जाएगा। अब देखते हैं, जो कहते हैं सो तो करते नहीं है, तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो देखा जाएगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, तो ध्यान से देखिएगा एकदम अस्थिर से। और बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक, सबसे तो जानिए कि विनियोग विधेयक होता क्या है, यह सबसे पहले आपको देखना है। कोई भी स्टेट होता है या फिर जो आपका केंद्र है, ठीक है, उसके पास कुछ पैसा होता है, टैक्स वगैरह हम देते हैं, तो पैसा आता है उसके पास, तो कहीं तो जहाँ जमा होता है उसको कहते हैं संचित निधि। ठीक है, उसको कहते हैं निधि। निधि में पैसा जमा है, मान लिया कि वो बैंक है, वहां पर पैसा जमा है, अब सरकार को निकालना है वहां से, तो भैया किसी से तो अनुमति लेना होगा ना। सरकार को जितना मन करेगा उतना पैसा निकाल करके तो अपने जेब में नहीं रख सकते हैं मोदी जी, है ना। तो क्या करेंगे, संसद में एक विधेयक पारित करेंगे, विधेयक पेश करेंगे, उसी का नाम है विनियोग विधेयक। पेश करेंगे, वहां पारित हो जाएगा, उसके बाद जितना पैसा के लिए विधेयक होगा उतना पैसा वो निकाल सकते हैं वहां से। ठीक है, तो ऐसा ही है, जो है टैक्स का पैसा कोई भी सरकार निकाल नहीं सकती। उसी तरह से बिहार सरकार भी वही की है। सरकार के द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को विनियोग विधेयक
कहा जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है। तो यहाँ पर पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन आपका बन गया कि विनियोग विधेयक का प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 114 में है। संविधान के अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। और संचित निधि कितना में हो गया, वो भी आप देख सकते हैं 266(1) में प्रावधान है। तो विनियोग विधेयक और संचित विधेयक दोनों मैंने बता दिया, तालियां। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार विधानमंडल में विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021 पारित किया गया है। अब इस विधेयक के अंतर्गत अनुपूरक बजट के जरिए कुल 20,531 करोड़। अनुपूरक बजट क्या होता है, मान लिया हमने एक बजट बनाया, बजट फरवरी में आता है, बजट बनाया, अब वो बजट का सारा पैसा खत्म हो गया, कोरोना वोरोना आ गया, बजट का सारा पैसा खत्म हो गया, तो हमको और पैसा चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एक अनुपूरक बजट बजा देंगे, बजट का डेट आने से पहले ही एक ठो बजट बना लेंगे और विनियोग विधेयक पारित करके और पैसा निकाल लेंगे उस बजट के लिए, है ना। तो उसी को कहा जाता है अनुपूरक बजट। मान लिया आपका बजट है कि भैया इस महीना में इतना पैसा खर्चा करना है, ठीक, अब वो पैसा आप पहले ही खर्चा कर दिए, तो क्या करेंगे, अपने माता पिता को बोलेंगे ना कि भाई ये चीज और खरीदना है, हमको और पैसा दे दीजिए, है ना। तो फिर उसी को कहा जाएगा अनुपूरक बजट। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इस विधेयक में समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि में 5348 करोड़ रुपए के अनुपूरक का प्रबंध किया गया है, उपबंध किया गया है। राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजना से पेयजल हेतु गंगा जल उद्वाह योजना, इसके बारे में बता चुका हूं पहले। पटना मेट्रो रेल परियोजना, मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना, 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, फिर आपका बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सृजन परियोजना इत्यादि के लिए 6,773 करोड़ रुपए का ये आपका अनुपूरक अनुबंध किया गया है। तो किस योजना में कितना पैसा खर्चा करना है वो आपके सामने दिया हुआ है, यह देख लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय स्तर पर आम आदमी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को स्वास्थ्य कुल 1117 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है और भी बहुत सारी राशियां हैं, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना का किया गया, तो 20,531 करोड़ रुपया, इतना याद रखिएगा, 20,531 करोड़ 82 लाख और 72,000 रुपए। ठीक, याद रखिएगा इतना, बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये लास्ट टॉपिक हमारा, सॉरी गलत बोल दिया था, लास्ट टॉपिक ये होगा हमारा। तो देख लेते हैं, बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लिंगानुपात क्या होता है कि प्रति पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं की संख्या क्या है, इसी को कहा जाता है लिंगानुपात। ठीक, सेक्स रेशियो इसको कहा जाता है। 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5, तो किसके द्वारा जारी किया गया, आपका केंद्रीय मतलब सेंट्रल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, मतलब फैमिली एवं सोशल आपका हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, सॉरी अंग्रेजी मेरा थोड़ा कमजोर है। तो राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण नेशनल हेल्थ सर्वे, ये 5 नंबर, नेशनल हेल्थ सर्वे 5, मतलब इसको कहा जाता है नेशनल फैमिली सर्वे, सॉरी NFS 5। ठीक, बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह 2015-16 के सर्वेक्षण NFS 4 में 1062 था कि अब बढ़ के 1090 हो गया है। ठीक है, मतलब 1000 पुरुष पर 90 ज्यादा, 1090 महिलाएं। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि कैसे होगा, 90 लड़की का शादी कैसे होगा, ये आप सोच के रखिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 1090 हो गया है, जो पिछले सर्वेक्षण में 1062 था। ठीक है, देख लीजिएगा, पहले 62 लड़कियों का शादी नहीं हो पा रहा था, अब 90 लड़कियों का शादी नहीं होगा। नीतीश कुमार को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिहार के शहरी क्षेत्र, मजाक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लिंगानुपात बढ़ रहा है। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां 982 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 1111। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गांव में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, शहरों में कम है। मतलब शहरों के लोग जो है वो अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लिंग परीक्षण वगैरह करा करके लड़कियों को मार रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, जबकि गांव के लोग जो है वो अनपढ़ होते हुए भी बहुत ही पढ़े लिखों वाला काम कर रहे हैं, बहुत समझदारी वाला काम कर रहे हैं। तो थैंक यू, ताली बजना चाहिए गाँव के लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर कितनी है, केवल 55% है। ये बहुत बढ़िया बात है,
55% से इसको बढ़ा करके कम से कम 95% ले जाना चाहिए। आगे देखते हैं, बिहार में शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि शिशु मृत्यु दर जो है वो घटा है पहले की तुलना में, लेकिन और ज्यादा घटाने की जरूरत है। नीतीश जी ध्यान दीजिए। चलिए, वहीं बिहार के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। तो यह जो है एनीमिया की शिकार महिलाएं जो है वो बढ़ गई है। एनीमिया क्या होता है? लोहा की कमी से होने वाला रोग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि लोहा खाना है, लोहा मतलब आयरन। आयरन किस चीज में होता है? आयरन, एनीमिया खून की कमी से होता है कि लोहा की कमी से? अच्छा ठीक है, तो खून में आयरन की कमी से होता है। कहने का मतलब आयरन की ही कमी से होता है, लेकिन खून में आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी वाला मेरा एक भाई है, उसी से पूछ करके बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं है मेरा। तो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% था, जो कि बढ़ करके हो गया 63.5%। बिहार में कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण से 3.4 से घटकर 3 हो गया है। मतलब प्रत्येक महिला जो है वो 3.4 बच्चे को जन्म दे रही थी, ऐसा नहीं है। पूरा सभी महिलाओं पर कैलकुलेट किया, इसलिए 3.4 है। ठीक है, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि 3.4 महिला को कोई एक महिला जन्म दे सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा जन्म देगी तो पूरा बच्चा ही जन्म देगी ना कोई, तो सभी को कैलकुलेट करके ये आकलन किया गया कि पहले 3.4 था एवरेज जो जन्म दे रही थी एक महिला। ठीक है, और अब ये घट करके 3 हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि जनसंख्या जो है वो बिहार की वो घटेगी। ठीक है, तो ये अब हमारा लास्ट, कुछ है ही नहीं, तो अब खत्म कर वीडियो को। लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा बोल्ड में लिखूं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो नंबर है मेरा 9525360283। इस पर आपको क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।